ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी लास्ट वीडियो में पोएम 1 माई सॉन्ग की एक्सप्लेनेशन यानी समझूती देखी। अब हमें उसकी ग्लोसरी यानी कि हार्ड वर्ड्स का अभ्यास करना है। हमारा पहला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है टू वाइंड। वाइंड मतलब लपेट लेना, मतलब कि जो कोई चीज़ है उसके गोल गोल उसके इतर घूम जाना। अराउंड हमारा दूसरा वर्ड है, उसका मीनिंग होता है आसपास, हमारे चारों ओर। तीसरा वर्ड है फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, उसका मीनिंग होता है प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक फैले हुए हाथ, जो हम किसी को अपने पास बुलाने के लिए हाथ ऐसे फैलाते हैं, उसके लिए यूज होता है ये वर्ड। चौथा हमारा वर्ड है टच। टच मतलब किसी चीज को या तो किसी व्यक्ति को स्पर्श करना। फिफ्थ नंबर का हमारा वर्ड है फॉरहेड, उसका मीनिंग होता है भाल, मतलब कि हमारे मस्तिष्क सिर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो। छठा शब्द है किस ऑफ ब्लेसिंग, यानी आशीर्वाद की चुनी। कोई हमें आशीर्वाद देते वक्त चुम्बन करता है, चुनी करता है, उसके लिए ये फ्रेज यूज होता है। सातवें नंबर में वर्ब है, क्रियापद है टू विस्पर, मतलब धीरे से बबडाट करना, गुनगुनाते रहना। आठवें नंबर का भी क्रियापद है और वो है टू फेंस। फेंस मतलब रक्षा करना किसी से। यदि फेंस शब्द फ्रेंड्स हम उसका प्रयोग नाउन फॉर्म के तौर पर करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कवच, यानी कि एक प्रकार की दीवार जिसको बोलते हैं। 9वें नंबर का हमारा वर्ड है अलूफनेस। अलूफनेस मतलब दूर रहना, किसी चीज से अपने आप को दूरी बनाए रखना। 10वें नंबर का वर्ब है और वो है टू ट्रांसपोर्ट। टू ट्रांसपोर्ट मतलब वहन करना। वहन करना मतलब किसी चीज को वाहन व्यवहार के मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का। 11वां हमारा शब्द है वर्ज ऑफ अननोन। वर्ज मतलब बॉर्डर, सीमा, और अननोन मतलब अज्ञात, अपरिचित। एक ऐसी सीमा, एक ऐसी बॉर्डर जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं। अब इस साइड के वर्ड कंप्लीट हुए। अब यहाँ से देखिए 12वें नंबर का वर्ड, वो हमारा वर्ड है फेथफुल। फेथफुल मतलब विश्वासु, यानी कि ट्रस्टवर्दी, उसका सिमिलर वर्ड है ट्रस्टवर्दी। 13वें नंबर का शब्द है प्यूपिल्स, जो छात्रों के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे आंखों के अंदर का जो गोल काला हिस्सा होता है जिसको कीकी बोलते हैं, उसके लिए यूज किया गया है। 14वें नंबर का वर्ब है, क्रियापद है टू कैरी। टू कैरी मतलब हमारे साथ ले जाना किसी चीज को या तो किसी व्यक्ति को। 15वां हमारा शब्द है साइट। साइट यानी हमारी दृष्टि, नजर, जिसको सिमिलर वर्ड में विजन बुलाते हैं। 16वें नंबर का शब्द है साइलेंट। साइलेंट यानी एकदम शांत, मौन, जिसके लिए दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं म्यूट। 17वां अंतिम हमारा शब्द है वो है लिविंग हार्ट। लिविंग मतलब जिंदा, धबकता हुआ हृदय, ऐसा हृदय कि जिसमें हम धबकार की अनुभव कर सके, उसका एहसास कर सके। तो यहाँ पर हमारे वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सरसाइज है वो हमें देखने की है। हमारा जो पोएम है उसके पीछे का पेज, उसमें C3 और C4 ये दो जो एक्सरसाइज है उसका हमें यहाँ पर आज स्टडी करना है पहले, और वो दोनों एक्सरसाइज मैं आपको समझाता हूँ, आपको अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करने का है। तो पहले तो C3 एक्सरसाइज है, उसकी हम जो नोटिस है वो पढ़ ले। उसमें क्या बोला है, टिक मार्क द सेंटेंस नियरेस्ट इन मीनिंग। यहाँ पर हमें
प्रश्न के तौर पर एक एक वाक्य दिए गए हैं और नीचे उसके तीन तीन ऑप्शन हर एक में दिए गए हैं। हमें ये पता लगाना है कि इन तीन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है, जो दिए गए सेंटेंस के नज़दीक के अर्थ का है, मतलब कि उससे मिलता जुलता अर्थ उसका होता है। तो टोटल 4 प्रश्न वाक्य हमें यहाँ पर दिए हैं। हमारा पहला जो प्रश्न वाक्य है वो है द सॉन्ग विल बी लाइक अ फेथफुल स्टार। ये जो गीत है वो तुम्हारे लिए एक विश्वासु सितारे जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे गए जो 3 ऑप्शन है उसमें से दूसरे नंबर का ऑप्शन सही आंसर आएगा उसका, और वो आंसर है द सॉन्ग विल बी अ स्टार दैट विल गाइड द चाइल्ड। ये गीत है वो एक सितारे के जैसा काम करेगा और अपने बच्चे को गाइड करने का, यानी कि मार्गदर्शक की भूमिका का काम करेगा, रोल अदा करेगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न वाक्य है वो हम अब पढ़ते हैं। लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ द लव मीन्स, मतलब कि स्नेहपूर्वक फैलाए गए हाथ, उसका नज़दीकी मीनिंग अर्थ, मतलब नीचे गए दिए गए 3 ऑप्शन में से क्या होता है। तो वहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो उसका सही आंसर है, और वो ऑप्शन है आर्म्स दैट वुड हग द चाइल्ड विथ लव एंड कंफर्ट। हग मतलब किसी को गले लगाना, किसी से लिपट जाना। जब हम हमारे हाथों से किसी की और गले मिलते हैं तो ये जो गीत के शब्द है वो भी बालक जो है उसके गले लग जाएंगे। किस तरीके से गले लग जाएंगे? बड़े ही प्यार की भावना से, और कंफर्ट मतलब कि उसको आराम की एहसास अनुभूति कराए, इस तरीके से। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न वाक्य है वो ध्यान से पढ़ते हैं पहले। माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट मीन्स, अभी हमने दोस्तों देखा कि लिविंग हार्ट ये वर्ड यहाँ पे आ गया, मतलब कि जिंदा धबकता हृदय, हमारा दिल। तो ये जो मेरा गीत है वो तुम्हारे जिंदा हृदय में हमेशा बोलता रहेगा। उसका मतलब नीचे दिए गए सेंटेंस में से क्या होता है? तो उसका मतलब जो है वो है हमारा फर्स्ट जो है वो, इवन दो द पेरेंट इज डेड द सॉन्ग विल रिमाइंड द चाइल्ड दैट इट वाज गिवन अप। अब हमारा लास्ट प्रश्न वाक्य देखते हैं, चौथे नंबर का। माई सॉन्ग विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ द अननोन। ये जो मेरा गीत है वो तुम्हारे जो हृदय है उसको अज्ञात सीमाओं तक, अनजान प्रदेश तक ले जाएगा। तो यहाँ पर उसका सही मीनिंग हम देखें तो वो है सेकंड नंबर का ऑप्शन। द सॉन्ग टेक्स अस नियरर टू द वंडर ऑफ मिस्ट्री। ये जो हमारा गीत है वो तुम्हें मिस्ट्री यानी कि रहस्य, सस्पेंस, तो रहस्य की सीमाओं तक ले जाएगा, सब कुछ समझने में तुम्हारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर नियरेस्ट मीनिंग के सेंटेंस कंप्लीट हुए। अभी फ्रेंड्स उसके नीचे की जो एक्सरसाइज है वो हमें देखने की है। वो है एक्सरसाइज नंबर C4। उसमें पूछा गया है टिक मार्क ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही कौन सा सेंटेंस है, गलत कौन सा सेंटेंस है, वो हमें लिखने का है। ये भी हमारे पेपर स्टाइल के मुताबिक पेपर में पूछा जाता है। 5 सेंटेंस हमें कुछ दिए गए हैं, मैं आपको एक एक सेंटेंस समझाता जाता हूँ और साथ में आप टिक करते जाए और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द सॉन्ग विल टच द हेड ऑफ द चाइल्ड। ये जो सॉन्ग है वो बच्चे के हेड को टच करेगा, यानी कि उसको स्पर्श करेगा। हेड मतलब सिर को स्पर्श करेगा। जबकि हमें पोएम में क्या बताया गया है फ्रेंड्स? तो पोएम में हमें बताया गया है कि ये जो सॉन्ग है ना वो उसके फॉरहेड को टच करता है, हेड को टच नहीं करता है। तो पहला सेंटेंस हमारा हुआ गलत, यानी कि फॉल्स। अब हम दूसरे सेंटेंस की ओर जाए तो
वो सेंटेंस है द चाइल्ड विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द सॉन्ग व्हेन द चाइल्ड इज अलोन। मतलब कि जब वो बालक बच्चा अकेला होगा तब उसके टेकन केयर यानी कि उसकी देखभाल वो कौन रखेगा? ये गीत रखेगा, उसके द्वारा उसकी देखभाल रखी जाएगी। तो ये सेंटेंस सही है पोएम के मुताबिक, इसलिए इसमें ट्रू आएगा। अब हमारा तीसरा सेंटेंस देखिए, उसमें क्या बताया गया है? द सॉन्ग विल विस्पर इनटू द ईयर्स ऑफ द चाइल्ड। ये जो गीत है वो बालक के कानों के अंदर गुनगुनाता जाएगा, मतलब कि धीरे सादों में बबडाट करता जाएगा। तो ये सही सेंटेंस है पोएम के मुताबिक, तो इसमें आएगा ट्रू। अब सेकंड लास्ट यानी कि चौथा सेंटेंस, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। द सॉन्ग विल बी अ गाइडिंग स्टार व्हेन द डार्क डे इज ओवर द चाइल्ड्स पाथ। तो यहाँ पर गाइडिंग मतलब किसी का मार्गदर्शन करना, पाथ मतलब वे, रास्ता, मार्ग। यहाँ पर ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में कि जो ये गीत है वो बच्चे की जो जिंदगी का रास्ता है जीवन का, उसमें उसकी मार्गदर्शक सितारे जैसी उसकी जो भूमिका है वो अदा करेगा। लेकिन डार्क डे यानी कि अंधकारमय दिन का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यहाँ पर दिन शब्द आया है, डे, इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि हमने पोएम में देखा कि वहाँ पर डार्क नाइट यानी कि अंधकारमय रात्रि ऐसा पर्टिकुलर वर्ड आता है। तो हमारा चौथा सेंटेंस होगा गलत यानी कि फॉल्स। अब हमारा लास्ट 5वें नंबर का सेंटेंस देखते हैं। व्हेन द पेरेंट्स डाई, डाई मतलब मर जाना, मृत्यु पाना। जब माता पिता का अवसान, देहांत हो जाएगा, तब देयर इज अ प्लेस फॉर देम इन द चाइल्ड्स हार्ट। उसके बावजूद भी बच्चे के हृदय में, उसके दिलो दिमाग में अपने माता पिता की जगह रहेगी, छवि रहेगी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मतलब कि ट्रू है। तो यहाँ पर हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए, जो हमारे परीक्षा स्टाइल, पेपर स्टाइल के मुताबिक पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज और ग्लोसरी देखे। नेक्स्ट वीडियो में उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ओके।